हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान और हम कर रहे हैं रिवीजन 2025-26 के लिए। आज हमारे पास रिवीजन का लेक्चर नंबर 7 है, या फिर आप कह सकते हो कि जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उसका रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है विद्युत रसायन, ये 2 ही लेक्चर में हम पूरा रिवीजन इसका कर लेंगे। तो विद्युत रसायन का ये लास्ट लेक्चर है, यानी 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर या तीसरा यूनिट। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे, उत्तीर्ण भवे, यशस्वी भवे, शतायु भवे। और आपको ये बात पहले भी बताई जा चुकी थी कि हम रिवीजन को एक सिंपल तरीके से, इस तरीके से रिवीजन को करेंगे जिससे आपके प्रीवियस ईयर के और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके सारे रिवाइज हो जाएं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको रिवीजन करना है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। कक्षा 12 क्लास 12 की 2025-26 के लिए जो रिवीजन की प्लेलिस्ट है उसे आप फॉलो कर सकते हो, जो आपकी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और आपको YouTube चैनल पर भी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो, हम अब तक हमने 7 क्वेश्चन उसमें किए थे। 8वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम 7 क्वेश्चन कर चुके थे। 8वें क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको पता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसे आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHEB कहते हो, तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। अथवा अर्ध सेल का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है ये आपको पता ही है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये चित्र है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक बड़ा सा बर्तन है। उस बर्तन में हमारे पास कांच की एक नली है। कांच की नली में हमने प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट लटका रखी है और इस नली के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है एक वायुमंडलीय दाब पर। कितने वायुमंडलीय दाब पर? एक वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना है? 1 मोल प्रति लीटर। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो बात मैंने यहाँ बोल ली है वही आपको समझा रखी है और वही आपको लिखना है। आपको चित्र बनाना आना चाहिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप अर्ध सेल भी कह सकते हो। तो 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। अब प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम धातु की छोटी प्लेट, जो इलेक्ट्रोड होता है, लगा देते हैं। प्लेटिनम तार को कांच की नली में सील करके पात्र में लिए गए HCl के 1 मोलर विलयन में डुबाते हैं। कांच की नली में 1 वायुमंडलीय दाब पर आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित एवं प्रवाहित की जाती है। ठीक है। तो ये बात आपको पता ही है कि हमें यही 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है जो चित्र में दिखाई गई हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल परीक्षा में आ जाता है, उसका चित्र भी आपको बनाना चाहिए और उसके बारे में लिखना भी जरूर आना चाहिए। अब आते हैं इसकी उपयोगिता पर। क्या उपयोगिता है? जिस एकल अर्ध सेल का विभव मापन करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी अर्ध सेल के साथ सुचालक तार द्वारा बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। अब इससे अपचयित अथवा ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मापन किया जा सकता है। आप इस भाषा में लिखो, या जो भाषा मैंने आपको सिखाई है, कि जिस भी इलेक्ट्रोड का या अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव आपको नापना होता है, उस इलेक्ट्रोड को आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखते हो और दोनों के बीच में जोड़ देते हो एक वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में जो भी वोल्टेज आपको दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, जो रीडिंग आपको वोल्टेज की प्राप्त होती है, वही दिए गए नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये बात आप लिख सकते हो सरल भाषा में, जैसे कि आपको सिखाई गई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। क्लोरीन Ki विलयन से
आयोडीन को विस्थापित कर देती है, परंतु आयोडीन KBr विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं करती। क्यों? देखो, क्लोरीन तो Ki विलयन से आयोडीन को इसलिए हटा देती है क्योंकि क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए। या विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्लोरीन आयोडीन से नीचे है। धातु जो नीचे होती है ना, वो ज़्यादा क्रियाशील होती है, और धातु जो ऊपर होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो आप लिख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्लोरीन आयोडीन से नीचे स्थित होने के कारण क्लोरीन आयोडीन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्लोरीन आयोडीन को हटा देती है Ki विलयन से। और जबकि इन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हो कि KBr विलयन से आयोडीन हटा दे किसे Br को, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन कम क्रियाशील है ब्रोमीन से। या विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयोडीन ऊपर रखी हुई है और ब्रोमीन नीचे है, इसलिए आयोडीन कम क्रियाशील है। तो आपको सिखा रखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु तो वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो ऊपर होती है, और अधातु वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो नीचे होती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है Hg प्लस H2SO4 इज इक्वल टू HgSO4 प्लस H2 उपयुक्त अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों? इसलिए संभव नहीं है क्योंकि Hg हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। Hg मरकरी धातु होती है ना, और धातु हमेशा ऊपर वाली धातु नीचे वाली को हटाती है, जबकि Hg हाइड्रोजन से नीचे रखा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसका मतलब मरकरी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। जब मरकरी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर ही नहीं सकता है ये। ठीक है बेटे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तो बताया था, E0 तो आपको 2-3 बार बता दिया रिवीजन में भी। इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में क्या संबंध है? तो आपको पता है कि एक ये समीकरण आप पढ़ते हो, ये नर्स्ट समीकरण, ये संबंध है E में और E0 में। ये तो इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 1 अपॉन M N पॉजिटिव। M माने धातु, N पॉजिटिव का मतलब उसके ऊपर कितना आवेश आता है। जैसे यहाँ एक धातु है, उसके ऊपर N इकाई धनावेश है, तो वो N इलेक्ट्रॉन लेकर धातु परमाणु में बदल जाएगा। तो ये संबंध आपको दिखाना है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको पता ही है किसे कहते हैं, ये तो कई बार पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रोड विभव भी कई बार पढ़ लिया और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स विभव क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की 2 उपयोगिता लिखिए अथवा रेडॉक्स विभव की व्याख्या कीजिए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 में भी पूछा गया है। क्या होता है रेडॉक्स विभव? किसी सेल में, हालांकि हमने कल भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में रेडॉक्स विभव आपको पढ़ाया था, फ्रेश लेक्चर में भी पढ़ाया था। किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। किसी पदार्थ के रेडॉक्स अभिक्रिया यानी Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M, ये तो ऑक्सीकृत रूप है और यह है अपचयित रूप। तो इस अभिक्रिया के लिए ताप T रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के विभव E, पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और अपचयित रूप की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म में निम्न संबंध होता है। ये भी आपको बताया था, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 रिड्यूस्ड फॉर्म अपॉन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जहां E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग। भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग बताने हैं आपको, बहुत सारे बता रखे हैं। नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व का मतलब होता है धातु, यानी जो धातु ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये रिएक्शन पढ़ते हो ना आप, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, पढ़ते हो ना। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि जिंक
ज़्यादा विद्युत धनात्मक है, जिंक एक प्रबल अपचायक है कॉपर के मुकाबले, या जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर के मुकाबले, या जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर रखा हुआ है, या जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर से कम है। आप इन चारों तरीके में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन अपचयन उसी का ही तो करेगा जिससे ज्यादा क्रियाशील होगा। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। भाई प्राथमिक सेल आपको पहले भी बताया था, ऐसे सेल जिन्हें आप केवल एक बार प्रयोग कर सकते हो और उनकी वोल्टता शून्य हो जाएगी, यानी वे डाउन हो जाएंगे, फिर दोबारा उन्हें चार्ज नहीं कर सकते हो। जिंक कार्बन शुष्क सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, अथवा प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल का वर्णन संक्षेप में कीजिए। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, आपको पता है। देखो बेटे, प्राथमिक सेल जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाती हैं, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाती हैं। उदाहरण, शुष्क सेल को लैक्लांसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस सेल में जिंक का पात्र, एनोड तथा कार्बन यानी ग्रेफाइट की छड़ चारों ओर से चूर्णित MnO2 तथा कार्बन से घिरी होती है। कैथोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रोड के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड के नम पेस्ट से भरा होता है। यह विद्युत अपघटय है। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया, किसी भी सेल के बारे में लिखना हो ना, तो आप एक तो बता दो उस सेल में एनोड क्या है। 3 चीज बतानी होती है सेल में। एनोड बता दो क्या है, और एक बता दो कैथोड क्या है, जैसे कि मैं नोट्स में लिखवाता हूं आपको, और एक बता दो आप विद्युत अपघटय क्या है। यदि किसी सेल की ये 3 चीज आपने बता दी ना, तो सेल का आपने पूरा वर्णन कर दिया। बस ये 3 चीज ही बतानी होती हैं सेल में, और एक बतानी होती है अभिक्रिया। सेल में होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर क्या होता है, Zn इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ऑक्सीकरण ही तो होता है एनोड पर। और कैथोड पर यहाँ क्या होता है, MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू MnO प्लस NH3, ये होता है कैथोड पर। और यदि इन दोनों को जोड़ोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो कैथोड की अभिक्रिया को। ठीक है, और अब आते हैं हम सेल का विभव। 1.25 वोल्ट होता है इस सेल का विभव, 1.5 वोल्ट तक। वैसे तो आपका सेल जो होता है ड्राई सेल, उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ आता है, तो आप 1.5 वोल्ट भी लिख सकते हो। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो ये थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के पार्ट नंबर 2 पर हम आ चुके हैं, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पर। 4 नंबर वाले क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना है सबको। देखो बेटे, पहला क्वेश्चन है किसी विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता बताओ। चालकता कई बार नहीं पढ़ा दी क्या? चालकता का मतलब यहाँ चालकत्व है C, क्योंकि इन्होंने यहाँ दूसरी चीज भी दी है, विशिष्ट चालकता। जब चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो समझ जाओ पहले वाली चालकता चालकत्व है, कंडक्टेंस C, और दूसरी विशिष्ट चालकता वो है जिसे आप विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। क्योंकि NCERT की किताब में और जो पेपर सेटर हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और मैं पढ़ाते हुए इस डिफरेंस को क्लियर करता हुआ चलता हूँ। पेपर सेटर जो चालकता लिखता है ना, वो कभी कभी इसका मतलब चालकत्व होता है, क्योंकि यहाँ इसने विशिष्ट चालकता शब्द का प्रयोग किया है। तो विशिष्ट चालकता का मतलब तो यहाँ विशिष्ट चालकता या केवल चालकता भी इसे कहते हैं। ये है कप्पा और ये है C। एवं मोलर चालकता लैम्डा m, इनकी परिभाषा देनी है। तीनों की परिभाषा कई बार बता दी आपको। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। भाई सांद्रता बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, विशिष्ट चालकता घटती है और मोलर चालकता भी बढ़ती है। भाई आपके पास चालकता है, आपके पास चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। आपके पास विशिष्ट चालकता है कप्पा, आपके पास मोलर चालकता है लैम्डा m, आपके पास तुल्यांकी चालकता है लैम्डा EQ। यदि आप तनुता बढ़ाओगे यानी पानी मिलाओगे, तो पानी मिलाने से चालकता बढ़ेगी और मोलर चालकता भी बढ़ेगी, तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी। सिर्फ ये कप्पा यानी विशिष्ट चालकता घटती है, सिर्फ ये घटता है, बाकी सब बढ़ते हैं।
ये सारी बातें, सबकी परिभाषाएं भी आपको बताई जा चुकी हैं, तो मैं इन परिभाषाओं को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं हम। अभी इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में बताया गया है कोलराउस नियम का नियम समझाइए। कोलराउस नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 2-3 बार मैंने रिवीजन में आपको बता दिया कि किसी भी विद्युत अपघटय का विलयन को ले लो अनंत तनुता पर, और उस विद्युत अपघटय के विलयन की जो मोलर चालकता है वो उस विलयन में उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर ही मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही तो है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम जोड़ का नियम है, योग का नियम और कुछ नहीं है, कि किसी भी विलयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, यानी पूरे विलयन की मोलर चालकता बराबर धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता। बस हो गया कोलराउस का नियम। आप इसे मोलर चालकता के हिसाब से बता दो या फिर आप बता दो इसे तुल्यांक की चालकता के हिसाब से, बात तो एक ही है। ये कोलराउस का नियम है। फिर इन्होंने कहा 298 केल्विन पर Ca डबल पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं लैम्डा m नॉट क्रम से, भाई इन्होंने कैल्शियम आयन की तो इतनी दी है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और क्लोराइड आयन की दी है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। CaCl2 के मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। पहला तो है कोलराउस का नियम समझाओ, ये तो समझा रखा आपने, समझा दोगे। फिर इन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया कि हमारे पास CaCl2 है और CaCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है। इन्होंने Ca की मोलर चालकता दे दी कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन की, और यहाँ दे दी क्लोरीन की मोलर चालकता। हम बता देंगे, देखो देखो इन्होंने कहा कोलराउस का नियम तो आप लिख दोगे। कोलराउस के नियम से CaCl2 की यदि मोलर चालकता आपको बतानी है तो कैल्शियम की मोलर चालकता प्लस क्लोरीन यानी कैल्शियम आयन की मोलर चालकता प्लस क्लोराइड आयन की मोलर चालकता। पर आपको पता है जब CaCl2 आयनों में टूटता है ना तो ऐसे टूटता है। CaCl2 कैसे टूटता है? ऐसे, Ca डबल पॉजिटिव और दो बनते हैं Cl नेगेटिव, तो एक तो बना कैल्शियम आयन, तो हमने कैल्शियम आयन की मोलर चालकता लिखी, पर क्लोराइड आयन तो दो बने ना, तो इसलिए देखो 2 गुणा क्लोराइड आयन की मोलर चालकता। तो कैल्शियम आयन की मोलर चालकता इतनी दे रखी थी प्लस 2 गुणा क्लोराइड की इतनी दे रखी थी। कर लोगे कैलकुलेट, 2 से गुणा करो, जो आएगा उसे इसमें दोनों को जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। फिर इन्होंने दूसरा क्वेश्चन इसका दिया था, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित बताइए। भाई चालकता चालकता, अब यहाँ चालकता का 2025 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखकर इन्होंने बनाया होगा। चालकता का मतलब यहाँ कप्पा है, विशिष्ट चालकत्व, जिसे आप विशिष्ट चालकता भी कह सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि तनुता के साथ क्यों घटती है, तो आपको पता है कि जब भी किसी विद्युत अपघटय के विलयन में आप पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने से उसकी तनुता बढ़ाओगे यानी सांद्रता घटाओगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, पूरे विलयन में कुल मुक्त आयनों की संख्या तो बढ़ जाती है, जिसके कारण पूरे विलयन का चालकत्व या चालकता या C का मान तो बढ़ जाता है, पर एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। एकांक आयतन में यानी 1 घन सेंटीमीटर में या 1 ml में, तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त आयनों की संख्या घटने के कारण क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता या कप्पा का मान घटता है। क्योंकि विशिष्ट चालकत्व या चालकता या कप्पा का मतलब होता है एकांक आयतन की चालकता। किसी भी विद्युत अपघटय के विलयन का जो एकांक आयतन है उसकी चालकता को ही हम कहते हैं कप्पा। तो ये पूछ रहे कप्पा का मान क्यों घट रहा, क्योंकि एकांक, पूरे विलयन में तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है पर एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। क्योंकि आयतन जितनी मात्रा में बढ़ता है ना, उतनी मात्रा में या उतनी दर से मुक्त आयनों की संख्या एकांक आयतन में नहीं बढ़ती, या पूरे में भी उतनी दर से नहीं बढ़ती। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोलर चालकता को समझाइए। भाई आपके पास कोई भी विद्युत अपघटय का विलयन है, उसका निश्चित आयतन है, और उस निश्चित आयतन में आपने विद्युत अपघटय का 1 मोल घोल रखा है, तो उस पूरे विलयन की जो चालकता होगी उसे मोलर चालकता कहोगे।
मतलब ऐसे विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघटक का केवल 1 मोल घुला हुआ हो, उसकी चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। तो बता ही दोगे आप। इन्होंने कहा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध इतना है। ये तो दे दी इन्होंने मोलरता कैपिटल M, और ये दे दिया प्रतिरोध R। तो विलयन की मोलर चालकता लैम्डा M याद कीजिए। सेल स्थिरांक दे दिया L/A, यही तो होता है सेल स्थिरांक 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोलर चालकता की परिभाषा तो आप दे दोगे। प्रतिरोध दिया 480 ओम, सेल नियतांक L/A का मान दिया 1.29, और आपको पूछा क्या है, इन्होंने क्या पूछा है, मोलर चालकता लैम्डा M। सबसे पहले हम कप्पा निकाल लेंगे। कप्पा होता है 1/ρ, और रोह का फार्मूला लगा दिया RA/L। ठीक है, तो कप्पा वैसे भी याद है आपको 1/R इंटू L/A होता है। R इन्होंने दे रखा और ये सेल नियतांक भी दे रखा। R का मान ये रख दिया, सेल नियतांक ये रख दिया, कैलकुलेट करा तो इतना आया आपके पास कप्पा। ये कप्पा निकल के आ गया। और इन्होंने पूछा है हमारे से लैम्डा M, तो फार्मूला तो याद ही है आपके, लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा 1000/M। कप्पा ये निकाल दिया हमने, 1000 जो का तू है, M मोलरता दी थी इन्होंने, कहाँ दी थी मोलरता, ये रही 0.02। कर लोगे कैलकुलेट, ये आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल 2025 में भी आया, 24 में भी आया, ध्यान रखना, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इन्होंने कहा कॉपर HCl में नहीं घुलता है, क्यों? कॉपर HCl में कैसे घुल जाएगा? जब आप कॉपर को, ये कॉपर है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो कॉपर है, और आप इसे HCl के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे, तो ये रिएक्शन नहीं होने का, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकता यहाँ से। कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, कैसे हटा देगा उसे? जब नहीं हटा सकता तो कैसे घुल जाएगा? अगला है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित समझाइए। इन्होंने कहा कि जिंक का बर्तन है और आप उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे जी, जब जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट रखोगे तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा देगा, और कॉपर सल्फेट किस में बदल जाएगा? जिंक सल्फेट में। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रखोगे तो वो कॉपर सल्फेट रहेगा ही नहीं, वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों रखे भाई हम? नहीं रखने के इसे। और ये तो हमने क्वेश्चन कल भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं अलग अलग नंबरों में। चलो अगला क्वेश्चन है, नर्स्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। अथवा नर्स्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। अभी तो करके आए हम। नर्स्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया। नर्स्ट समीकरण कई बार मैंने आपको बता दी, ये है E इज इक्वल टू E0 2.303 RT/NF log base 10 1/Mn पॉजिटिव। ठीक है, उपयोगिता भी लिख लोगे आप, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं चलो। मतलब नर्स्ट समीकरण आपको पक्की करके जानी है, जैसे मैंने थ्योरी में करा रखी है आपको। अगला है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित को समझाइए। एक रेडॉक्स अभिक्रिया के होने की संभावना ज्ञात करने में। तो आपको पता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, पता है ना। और यदि इसका मान आ जाता है प्लस में तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, और यदि माइनस में आ रहा तो नहीं होने की। ठीक है। दूसरा, लवण विलयनों से धातुओं का विस्थापन। इसका मतलब क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर स्थित धातु अधिक क्रियाशील होती है, या फिर उसका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, या फिर वो प्रबल अपचायक होती है, या फिर वो अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, तो ये कारण देने हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं, यही बात लिखी हुई है। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल को देखो,
कॉपर सल्फेट का रिएक्शन Fe से कराओगे तो Fe कॉपर को हटा देगा, क्योंकि Fe ऊपर है और कॉपर नीचे रखा हुआ है। धातु वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर हो, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम हो, और अधातु वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे हो। धातु धातु को हटाती है और अधातु अधातु को, ये भी बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे सम्मुख, सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में। लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा संचायक सेल, जो इन्वर्टर के बैटरी या आपकी गाड़ियों में, कार में, बस में, ट्रक में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में बैटरी लगी होती है, वो सीसा संचायक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी। चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए। यानी ये चार्जिंग वाला रिएक्शन पूछ रहे कि जब उसे हम चार्ज करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तीसरा, संचायक बैटरी किसे कहते हैं? एक संचायक बैटरी की कार्यविधि समझाइए अथवा किसी व्यापारिक सेल का वर्णन कीजिए। तो लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में आपको क्या क्या लिखना है। देखो, हमेशा जब भी किसी सेल का क्वेश्चन आता है, एक तो ये वाला डायग्राम नहीं बनाना आपको, बिल्कुल भी डायग्राम सिंपल बनाना है जो मैंने आपको बनवा रखा है नोट्स में, और अभी आ जाएगा इसके बाद। ये वाला चित्र नहीं बनाना। जब भी किसी सेल या बैटरी के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसका एक तो सिंपल सा चित्र बनाओ, और उसके बाद उसमें लिखो कि इसमें कैथोड क्या है, इसमें एनोड क्या है, और इसमें विद्युत अपघटय क्या है। 3 बातें तो ये लिख दो, और चौथी बात लिख दो कि इसमें एनोड पर और कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, ठीक है, और कुल अभिक्रिया क्या है, चार्जिंग के समय क्या है और डिस्चार्जिंग के समय क्या है। बस ये बातें लिखनी और कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ चित्र ये वाला नहीं बनाना है। देखो, मैं बताता हूँ कि सीसा संचायक सेल के बारे में जब भी आप लिखते हो, सीसा संचायक सेल एक व्यापारिक सेल है। एक तो ये बता दो कि ये व्यापारिक सेल है। यह सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो, एक तो एनोड जरूर लिखना चाहिए। एनोड संरंध्र लेड का बना होता है, और कैथोड लेड डाइऑक्साइड का से भरे हुए लेड की ग्रिड होता है, और इसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का अम्ल विद्युत अपघटय है। बस यही तो बातें लिखनी होती हैं कि भाई हमने इसका उपयोग भी लिख दिया कि व्यापारिक सेल है, वाहनों और इन्वर्टर में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो लिख ही दोगे आप। मेन चीज है एनोड क्या है, कैथोड क्या है, विद्युत अपघटय क्या है। बस ये चीज आप लैंग्वेज में ना लिख के डायरेक्ट लिख देते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चित्र ये वाला नहीं बनाना आपको। देखो, एक इन्होंने कहा कि जब आप बैटरी आपकी काम करती है डिस्चार्जिंग, बैटरी के प्रयोग में होने पर अर्थात निरावेशन के समय निम्नलिखित सेल अभिक्रिया। एनोड पर तो ये रिएक्शन होती है, Pb प्लस SO4 डबल नेगेटिव इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर रिएक्शन होती है PbO2 प्लस SO4 डबल नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2H2O। और संपूर्ण सेल अभिक्रिया दोनों को जोड़ दोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर तो है ही, इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है, ठीक है। ये वाला चित्र बनाना आपको, बस वो नहीं बनाना, ये वाला, ठीक है। और ये चार्जिंग के टाइम का प्रोसेस है, बिल्कुल उसका उल्टा है। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने नोट्स में आपको लिखवा रखे हैं, आंसर बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं, सिंपल भाषा में, बिल्कुल जो कॉपी जब भी कोई चेक करेगा तुरंत उसकी समझ में आ जाए एकदम देखते ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईंधन सेल क्या होते हैं? साधारण सेल की तुलना में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये एक सेल दे रखा है, Mg बदल रहा है, Mg डबल पॉजिटिव में 0.1 मोल प्रति लीटर इसकी सांद्रता है एनोड की, और Cu डबल पॉजिटिव बदल रहा है Cu में, और इसकी सांद्रता 0.001 m है कैथोड की। ये एनोड है, वो कैथोड है, बीच में दिखाया जाता है लवण सेतु। इसका क्या बताना है? ई सेल का विद्युत वाहक बल, और उधर ईंधन सेल के बारे में बताना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल तो पढ़ा था हमने। देखो, ईंधन सेल वे गैल्वनिक सेल हैं जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मेथेनॉल जैसे ईंधनों की
दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर ना रखकर बाहर से ईंधन की सतत आपूर्ति कराते हैं, लगातार ईंधन को सप्लाई करते रहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन ईंधन तथा ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। सेल में पैरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके माध्यम से पैरंध्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों का इलेक्ट्रोडों में समावेश किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं इस प्रकार होती हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की सेल रिएक्शन मैंने आपको कल भी सिखाई थी कि कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, संपूर्ण अभिक्रिया क्या होती है। और एक आपको ध्यान रखना है कि जो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है तथा दक्षता होती है लगभग 70%। ये इसका चित्र है, कल भी समझा रहा था मैं पिछले टर्न पर आपको। ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का चित्र। और ईंधन सेल के लाभ आपको पता होने चाहिए। ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं? ईंधन सेल के लाभ ये होते हैं कि नंबर 1, ये सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं। नंबर 2, गैसों की लगातार आपूर्ति के कारण ये सेल लगातार कार्य करते रहते हैं, कभी मृत नहीं होते। ये 70 से 140 डिग्री सी पर कार्य करते हैं। इनकी दक्षता अन्य ऊर्जा संयंत्रों की अपेक्षा अधिक, यानी 70% एफिशिएंसी के साथ ये काम करते हैं। अब देखो अगला जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें एक सेल दे रखा था, उसका सेल का विभव हमें बताना था कितना है। ये था हमारे पास रिएक्शन की Mg जो हमारा है मैग्नीशियम, जो हमारा मैग्नीशियम है वो तो बदल रहा है Mg डबल पॉजिटिव में, यानी एनोड तो ये है, और Cu डबल पॉजिटिव बदल रहा है Cu में, ये है कैथोड। तो जब भी आपको ई सेल बताना हो तो ये फार्मूला है नर्स्ट समीकरण वाला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। एनोड का 0.1 दे रखा था इन्होंने, कैथोड का 0.001 दे रखा था। तो हम यहाँ से जब ई सेल निकाल लेंगे, उसे निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, इसे निकाल लो पहले। और ई नॉट सेल ये है, ठीक है। ई नॉट सेल पहले इस हिस्से को निकाल के रख लो। ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड इतना दे रखा था, ई नॉट एनोड इतना दे रखा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ई नॉट आ गया। तो इसके जगह जो है ना, इसके जगह इस फार्मूले को ही लेके आए हम दोबारा। हम ई नॉट सेल के जगह ये लिखेंगे 2.71 वोल्ट। देखो ई नॉट सेल की जगह ये लिख दिया 2.71। बाकी 0.059 जो का तो है एन। कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए? 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, क्योंकि देखो यहाँ 2 इकाई धनावेश दिखाई दे रहा ना आपको, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, तो एन की जगह हमने यहाँ इस एन की जगह 2 लिखा है। और मैंने बताया था कि एनोड का तो दे रखा था 0.1 और कैथोड का 0.001। तो जब आप इस दशमलव को ऊपर वाले को हटाओगे तो नीचे तो 10 लिखोगे, और नीचे वाले को हटाओगे तो ऊपर लिखोगे 3 जीरो ही तो लगाओगे। और ये गया, ये आया log 10, सॉरी log 100। log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2। बाकी सब जो का तुम है 2.71 चलता आ रहा। इसे जब 2 से डिवाइड करोगे आधा हो जाएगा, ये 2 से गुणा करोगे फिर उतना ही हो जाएगा। सही बात तो यह है कि 2 से 2 कट ही जाता है, तो 2.71 में से इसे घटाओगे इतने वोल्ट आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपके ध्यान रखना। वे एक सेल देकर रखेंगे और उस सेल का ई सेल पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रखना बिल्कुल। आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी देखो कितने क्वेश्चन आते हैं ऐसे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो वैसे तो न्यूमेरिकल बीच बीच में आ ही रहे। इन्होंने कहा प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ हैं? अभी तो लिखे ईंधन सेल के लाभ। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। अभी तो आपने लिखा रिएक्शन उसका। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अवघटन का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? ये भी आपने पढ़ा है, घटता है। अभी तो पढ़ा है पिछले उसमें सीसा संचायक सेल में। अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रिया को लिखिए। तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये है हमारे काम का क्वेश्चन दूसरा। इन्होंने कहा है कि ये जो सेल है नीचे दे रखा है, ये दे रखा है कि Cu/Cu डबल पॉजिटिव 1m,
मोलर सांद्रता 1 है। ये लवण सेतु है, 2 निशान, Ag पॉजिटिव, Ag में बदल रहा है और 0.01 m। जब दोनों की सांद्रता यहाँ पॉइंट अलग अलग हो ना सांद्रता, फिर हमें सवाल को पूरा करना पड़ेगा। और इन्होंने कॉपर का भी दे दिया, इलेक्ट्रोड विभव, और सिल्वर का भी दे दिया। कॉपर क्या है? एनोड, एनोड का ये रहा, कैथोड का ये रहा। ठीक है, तो अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। हम इस इक्वेशन को लिखेंगे कि Cu तो बदल रहा है Cu डबल पॉजिटिव में, और Ag बदल रहा है, Ag पॉजिटिव बदल रहा है Ag में। वैसे इस रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप न्यूमेरिकल को डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट। इसे इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप न्यूमेरिकल करते हो। मैंने कहा था कि ई सेल का क्वेश्चन आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। मैं पहले थोड़ा सा पेज ऊपर उठा लेता हूँ, यहाँ देखते हैं कितना काम चलता है। हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे स्टार्ट, यहाँ से। इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है रिएक्शन को। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। एनोड पहले लिखा जाता है, कैथोड बाद में। अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि ई नॉट सेल निकाल के रख लो, यहाँ निकाल रहे, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड तो ये दे रखा, और ई नॉट एनोड दे रखा ये। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रख रहे, देखो हमने ई नॉट कैथोड में लिखा 0.80, ये तो लिखा है ई नॉट कैथोड में, और ई नॉट एनोड में हमने लिखा ये क्या है 0.34, ये लिख दिया। तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड, इन दोनों को घटाया तो ये मान कितना आया? ये आया, ये ई नॉट सेल। ये हमने ई नॉट सेल ही तो निकाला था। अब ई सेल जो का तो है, देखो ई नॉट सेल कितना आया हमारा 0.46, ये लिख दिया, देखो यहाँ इसकी जगह ही तो लिखा है माइनस। ये जो का तो है एन की जगह 2 क्यों लिखा? क्योंकि देखो सी यू डबल पॉजिटिव आ रहा ना, देखो यहाँ सी यू डबल पॉजिटिव सी यू में बदल रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो लिए होंगे, इसलिए 2। उसके बाद ये जो का तो है एन की जगह 2 लिख दिया, लॉग जो का तो है, देखो सी यू का कितना दे रखा था, यहाँ से लिखा जाता है 1, ये लिख दिया हमने 1, इसकी जगह हमने 1 लिखा ये। और ए जी का कितना दिया था 0.01, ये लिख दिया 0.01। और इसका स्क्वायर क्यों करा? पता है ना आपको स्क्वायर क्यों करा? इसका स्क्वायर क्यों करा हमने? इसलिए करा क्योंकि हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गए तो वहाँ 2 की जरूरत ही तो पड़ेगी। यानी हम जब रिएक्शन को लिख ही रहे होंगे तो यहाँ जब 2Ag पॉजिटिव है वो 2Ag में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटे, ये बात समझ रहे हैं ना आप कि भाई Cu जो है वो Cu पॉजिटिव में कब बदला होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और ये जब इसमें बदलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे लेने पड़ेंगे। और Ag हमें दिया गया है 1, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ कैथोड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर किया है। तो हमने यहाँ 0.01 का क्या कर दिया? स्क्वायर। 0.01 यहाँ से ही तो उठाया Ag के पास से। बस अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऊपर तो 1 रहेगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.0001, है ना। और नीचे स्क्वायर करोगे तो गुणा होगी ना इनकी आपस में। भाई 0.01 की यह है 0.01, इसकी गुणा 0.01 में जब आप करोगे तो क्या होगा? 1 एकम 1, 1 0 0, ठीक है। और 0 0 यहाँ लगा के 0 और 0, है ना, 0 एकम 0 और 0 0 0। अब आप जब जोड़ोगे दशमलव 4 अंक बाद लगाना है, 1 2 3, तो यानी यहाँ लगेगा दशमलव। आप इसे 10 की घात 4 लिख सकते हो, 10 की घात -4, और ऊपर जाके प्लस की 4 हो जाएगी। देखो 10 की घात प्लस की 4 नहीं है क्या? नीचे माइनस की 4 थी, ऊपर प्लस की 4 होगी। या तो ऐसे कर लो, बहुत तरीके हैं, आपको पता होगा इस बारे में। तो log 10,000 का मान कितना होता है? 4 जीरो है तो 4 होता है। मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, ये log 10,000 का मान आ गया हमारा कितना? 4, और ये 2 है। अब आगे तो कर ही लोगे, 2 दूनी 4, इसकी 2 में गुणा, जो भी कुछ आएगा इसमें से घटाना, कितने वोल्ट आया। ठीक है, सवाल ऐसा पेपर में आएगा, जरूर ध्यान रखना, जिसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा।
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड का कंसंट्रेशन बटे कैथोड का कंसंट्रेशन। ऐसा सवाल परीक्षा में जरूर आएगा 100%। अब इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, 5 नंबर वाले जो पहले आया करते थे, अब तो छोटे छोटे पार्ट्स में आते हैं ये क्वेश्चन। अब आते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी लिखिए। तो ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही रखा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे। आगे आ जाते हैं, चलो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सीसा संचायक सेल लिख दोगे। मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड का मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना। या तो मानक इलेक्ट्रोड कहा जाए या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल कर दोगे। चलो आगे चलते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, आ गया वैसा ही क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में भी आएगा आपके। सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेल अभिक्रिया लिखनी है इसकी, Cu बदल रहा है, Cu डबल पॉजिटिव में 1m, बहुत काम की बात है ये। और Ag पॉजिटिव बदल रहा है, Ag में 1m। जब यहाँ कैथोड और एनोड की दोनों की सांद्रता 1m होती है ना, तो सेल विभव छोटे से फार्मूले से निकल जाता है। इस चीज को कान खोल के सुन लेना, जब मैं फ्रेश लेक्चर में पढ़ा रहा था तब भी इस बात को सिखा रहा था कि जब भी आप एनोड और कैथोड दोनों की सांद्रता 1m पाते हो या एक जैसी सांद्रता पाते हो, तो जो हमारा ई सेल है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, वो एक स्टेप में, छोटे से स्टेप में निकल जाता है। इन्होंने साथ में दिया है ये ई, कॉपर का E0 दिया है इतना, और सिल्वर का दिया है इतना, की जरूरत पड़ती है। अब देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां तक कर दूं मैं इसे बस। यहां देखो, कॉपर 1m है, सिल्वर भी 1m है, एनोड की सांद्रता 1m और कैथोड की सांद्रता 1m। एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर का इतना है और सिल्वर का इतना है, ये याद रख लेना। अब यहां आते हैं हम, विद्युत वाहक बल तो बता दिया। यहाँ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ आ जाओ आप, देखो सबसे पहली बात, समीकरण पूछी थी Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag। ये तो लिख दी हमने सेल अभिक्रिया। और सेल का विद्युत वाहक बल हमें निकालना है, तो सीधा निकल जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना। ये यहाँ फिर दोबारा लिख दिया, इसे लिखने की जरूरत नहीं। और इन्होंने ये दे रखी थी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कितना था 0.80, एनोड था 0.34, घटाया, आंसर आ गया, छोटे से फार्मूले से आ गया। जब हम इस चीज का ध्यान रखते हैं ना कि जो एनोड है उसका कंसंट्रेशन भी वही हो जो कैथोड का कंसंट्रेशन है, तो आपका जो ई सेल होता है ना, ई सेल वो E0 सेल के बराबर होता है भाई, ध्यान रखो। मतलब कहने की बात यह है कि जब एनोड और कैथोड का कंसंट्रेशन एक जैसा हो, स्पेशली 1m हो, 1 मोल प्रति लीटर, तो जो ई सेल होगा वो E0 सेल होगा। और आपको पता है E0 सेल कैसे निकलता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से, बस E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगाओ। बड़ा फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है जब कैथोड और एनोड दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा हो, सांद्रता एक जैसा हो। चलो अंकिक प्रश्न वाले पोर्शन पे आ गए हम, न्यूमेरिकल्स वाले पे। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं 1 बाई 1। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, ये वैसे तो न्यूमेरिकल हमने अब तक भी बहुत सारे कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वे तो न्यूमेरिकल कर ही लिए, ठीक है। देखो इन्होंने कहा 298 केल्विन पर 0.20 m, तो टेम्परेचर दिया 298 केल्विन, इसकी जरूरत नहीं पड़ने की। 0.20 m ये मोलरता दे दी, मोल प्रति लीटर। KCl विलयन की चालकता साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी मोलर चालकता की गणना करो लैम्डा m की। तो इन्होंने दिया है कप्पा, ये लिख दिया। चालकता का मतलब यहाँ विशिष्ट चालकता ही है,
उससे पता चल रहा है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स से। ये तो कप्पा दिया, और यहाँ दिया इन्होंने एम, मोलरता दी है इन्होंने 0.20, और पूछा क्या है, मोलर चालकता लैम्डा एम। अब आपने ये फार्मूला तो पढ़ ही रखा है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन एम। कप्पा ये रख दिया, ये कप्पा का मान 1000 त्यों का त्यों है, और मोलरता ये रख दी। कर लोगे कैलकुलेट? कितना आसान सवाल है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया ये परीक्षा में, बताओ, सारी चीज दे रखी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इन्होंने कहा अनंत अनुता पर HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट इस समतुल्य चालकत्व क्रम से, HCl का तो लैम्डा एम इतना दिया, और NaCl का दिया इतना, और सोडियम एसीटेट का दिया इतना। तो एसिटिक अम्ल के समतुल्य चालक, एसिटिक एसिड बताना है ये, CH3COOH, ये बताना है इसका एसिटिक एसिड की चालकत्व। तो आपको एसिटिक एसिड का बताना है ना। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा एसीटेट आयन कहाँ है, हाइड्रोजन आयन कहाँ है। एसीटेट आयन कहाँ है, एसीटेट आयन तो ये है, ठीक है। तो जब भी आपको एसिटिक एसिड का चालकत्व बताना है या चालकता, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ पेज को, यहाँ। तो एसिटिक एसिड का बताना है, तो इसमें आपको एक तो देखना पड़ेगा कि ये एसीटेट आयन किस में मिलेगा, एसीटेट आयन मिलेगा। फिर ऊपर चला गया, वो तो क्वेश्चन लिखा हुआ ये रहा। तो यहाँ एसीटेट आयन के लिए तो चाहिए आपको ये, तो हमने लिख दिया सोडियम एसीटेट का चालकत्व प्लस, और H के लिए आपको चाहिए इसका HCl का चालकत्व। अब इसमें तो फालतू आ गया Na, और इसमें फालतू आ गया Cl, तो इसमें से घटाना पड़ेगा NaCl का, ये वाला, और तीनों का दे रखा आपको। सोडियम एसीटेट की वैल्यू यहाँ रख दी, ये दी, और फिर HCl की ये रख दी यहाँ, ये, और NaCl की भी दे रखी थी इन्होंने बीच में, या घटा दी इसमें से। तो इन दोनों को जोड़ो, इसमें से इसे घटा दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल मैंने आपको सिखाया था बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ऐसा सवाल आएगा भी पेपर में, ध्यान रखना, जरूर आएगा 100%। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब इन्होंने दिया इतने मोलरता दे दी, एसिटिक अम्ल की चालकता इतने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ये तो दी मोलरता, वो दिया कप्पा, ये तो मोलरता दी, और वो दिया इन्होंने कप्पा, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। अभी तो ऐसा सवाल कर गए हम, कप्पा 1000 अपॉन C, कप्पा 1000 अपॉन M नहीं कर गए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता का मान इतने हो, इतने सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा, वियोजन स्थिरांक क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपको लैम्डा एम सी की गणना करनी। कप्पा तो है इतना, और मोलरता है इतनी, ठीक है। आप इसे 241 गुणा 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर को जब 10 की घात 5 माइनस 1000 से भाग करोगे, तो मोल प्रति सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, ये क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ ठीक है, क्यूब होना चाहिए था, -3 प्रति लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा हमने। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो हमें जो है मोलर चालकता बतानी है C सांद्रता पर। कप्पा 1000 अपॉन M तो लगेगा, कप्पा दे रखा इन्होंने 1000, कप्पा ये 1000 यहाँ है, कप्पा का मान हमने 10 की घात -5, हाँ ठीक है। M, कप्पा का मान कितना दे रखा था, ये रहा 10 की घात -5 था, 1000 अपॉन M। M का मान हमने निकाल रखा है, ये रहा। अभी 10 की घात -5 को 10 की घात -8 में कन्वर्ट कराना हमने, इससे 1000 से भाग करके। अब क्या हुआ, इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया आपका
लैम्डा एम मोलर चालकता सी सांद्रता पर। अब इन्होंने एक चीज दे रखी थी हमें, मोलर चालकता अनंत तनुता पर दे रखी थी, और उसकी मदद से हम वियोजन स्थिरांक की गणना करेंगे। इसकी गणना करेंगे वियोजन स्थिरांक की, के ए की। अब अल्फा निकालना है। अल्फा का फार्मूला होता है मोलर चालकता सी सांद्रता पर बटे मोलर चालकता अनंत तनुता पर। ये वैल्यू हमने निकाल ली और ये वैल्यू उन्होंने दे रखी। हमारे पास ये आ गया वियोजन स्थिरांक, नहीं वियोजन की मात्रा अल्फा। अब वियोजन की मात्रा अल्फा जब निकल गया तो फिर तो वियोजन स्थिरांक निकाल ही दोगे। क्या होता है, के ए अम्ल का वियोजन स्थिरांक, ये दोनों बने थे टूट के, और ये यानी एसीटेट आयन की सांद्रता, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बटे एसिटिक एसिड की सांद्रता। इसकी सांद्रता को सी अल्फा लिखेंगे, इसकी भी सी अल्फा, और इसे लिखेंगे सी वन माइनस अल्फा, या ये फार्मूला आपने पढ़ी रखा है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अब C जो है वो मोल प्रति लीटर में सांद्रता है, ध्यान रखना मोलरता, वे मोल प्रति लीटर वाली लिखनी है 0.00241। और अल्फा हमने अभी निकाला, अल्फा का स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, इसे कैलकुलेट करना, बस आंसर आ जाएगा। तो मोलर चालकता इतनी और वियोजन की मात्रा के ए इतनी। वियोजन की मात्रा डायरेक्ट नहीं निकल सकती, पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा वियोजन की मात्रा, फिर वियोजन स्थिरांक निकलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा। सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में, 10 ग्राम सिल्वर W, 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितने एम्पियर I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। और सिल्वर का परमाणु भार दे रखा है 108। तो फैराडे के विद्युत अपघटन नियम से W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT, है ना, W इज इक्वल टू ZIT। और Z कैसे लिखेंगे, Z का मतलब है परमाणु भार बटे फैराडे, यानी 96,500 गुलाम। तो Z की जगह तो हमने लिख दिया 108 बटे 96,500 गुलाम। I और T इन्होंने, I और T तो पूछा ही इन्होंने, I कितना है 1.24 एम्पियर, है ना, कहाँ लिखा हुआ था, ये रहा I 1.24 एम्पियर। और W कितना है 10 ग्राम, ठीक है, W 10 ग्राम है, ठीक है। तो हमने 108 जो का तू लिख रखा, 96,500 जो का तू, W की जगह तो हमने लिख दिया, W की जगह, इस W की जगह तो लिख दिया 10 ग्राम, 10 ग्राम ही तो था। और ये 108 जो का तू है, 96,500 जो का तू है, I की जगह 1.24, T निकल जाएगा, इन दोनों की गुणा बटे में ये दोनों। तो T समय कैसे निकलेगा, इन दोनों की गुणा बटे में ये दोनों, इतने सेकंड आ गया, या इतने सेकंड को लगभग आप 2 घंटे कह सकते हो। 2 घंटे तक आपको धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी जब 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त होगा वहाँ। W इज इक्वल टू ZIT पर ये फार्मूला लगाया, ये क्वेश्चन हुआ है W इज इक्वल टू ZIT पर। अगला क्वेश्चन देखो 5वां, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए, समझा दोगे। कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा 1200 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया 2 एम्पियर की धारा से। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, W इज इक्वल टू ZIT से निकल सकता है, पर Z का मान आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा एक बढ़िया तरीका है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम तो बता दोगे आप। अब देखो यहाँ है, कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 1200 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू IT होता है, I यानी 2 एम्पियर की धारा 1200 सेकंड तक 2400 कूलाम आवेश प्रवाहित करा। और आपको पता है कि Cu डबल पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर धातु में बदलने के लिए। तो इसका मतलब 2 फैराडे आवेश यानी 2 गुणा 96,500 गुलाम आवेश इतना प्रवाहित करोगे तो कॉपर का परमाणु भार 63 होता है। तो 2 फैराडे यानी 2 गुणा 96,500 गुलाम आवेश से तो 63 ग्राम कॉपर मिलेगा। तो
एक गुलाम आवेश से कितना मिलेगा? एक गुलाम आवेश से हो जाएगा 63/2 गुणा 96,500, 63/2 गुणा 96,500। पर वो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं कितना है, हाँ कितना आया था ये 2400 गुलाम। तो इसलिए 2400 गुलाम आवेश से कितना होगा? 63/2 गुणा 96,500, 2400 से गुणा हो जाएगी, कर लोगे कैलकुलेट, 0.783 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। 2025 का क्वेश्चन है, दोबारा देख लो एक बार वीडियो को पीछे हटा के, पर आपको ये पक्का आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आ गया नहीं वही क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल बताना है। देखो Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag, और जिंक का इलेक्ट्रॉड विभव दे रखा है जो एनोड है, और सिल्वर का दे रखा है जो कैथोड है। ठीक है, तो आपको पता है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, घटा दिया, आंसर आ गया। 2025 का क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इन्होंने अगले क्वेश्चन में कहा डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu का 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रॉड विभव 1.1 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो यहाँ रोक देता हूँ इसे मैं। सबसे पहली बात यह है, ये डेल्टा आर जी नॉट पूछ रहे, जिसका फार्मूला ये है -NFE0। N 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो डबल पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा आपको। एक फैराडे 96,500 गुलाम होता है, और E नॉट दे रखा 1.1 वोल्ट। तो आपके पास N भी है, F भी है, E नॉट भी है, तीनों की गुणाई तो करनी है। और जब तीनों की गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ये -212.3 किलो जूल। एक तो आंसर ये आ गया डेल्टा आर जी नॉट। फिर इन्होंने पूछा है केसी, तो केसी को निकालने के लिए इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा, ई नॉट इज इक्वल टू 0.059/2 लॉग केसी। तो यहाँ से लॉग केसी निकाल लोगे तो ई नॉट के गुणा में 2 जाएगा बटे में ई नॉट आपने निकाल ही रखा है, ये तो बता दिया था इन्होंने। 1.1 वोल्ट था, गुणा 2/10, ये आ गई वैल्यू, ये आ गई लॉग केसी की वैल्यू। तो केसी बराबर एंटी लॉग ऑफ दिस, और इसका एंटी लॉग उन्हें देना पड़ेगा। यदि केसी निकालना है तो उसका एंटी लॉग उन्हें देना पड़ेगा। क्वेश्चन में उन्होंने दिया होगा, यहाँ इन्होंने दे नहीं रखा, नहीं तो जहां जो नहीं दिया तो एंटी लॉग ऑफ दिस लिख कर आ जाना, बस एंटी लॉग ऑफ इतने का एंटी लॉग। अगला क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। बताओ कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, कर दोगे? अब इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखोगे, इसका इलेक्ट्रोड विभव पूछा इन्होंने, तो इन्होंने, हाँ, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है इतना, और कॉपर का दे रखा है इतना, और यहाँ देखो 1m और 1m दे रखा। तो सीधा फार्मूला है, आपको जो है ना बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगा दो बस। कैथोड कितना है? 0.34, और एनोड है 0.76। ठीक है, इसमें से उसे घटा दो, वही आंसर है। सेल विभव भी वही है, क्योंकि यहाँ दोनों सेल मानक परिस्थितियों में हैं। कैथोड और एनोड दोनों अर्ध सेल मानक परिस्थितियों में हैं। 1m सांद्रता है, तो आपको उत्तर जो मिलेगा, एनोड में से कैथोड घटा दो, ई कैथोड में से एनोड घटा दो, इसमें से उसे घटा दो बस। देखो कहाँ से है क्वेश्चन, ये है, यहाँ से है। परिभाषाएं तो मैं लिख दोगे आप। ये दे रखा है Zn बदल रहा है, Zn डबल पॉजिटिव में 1m, और Cu डबल पॉजिटिव Cu, यहाँ भी 1m लिखा हुआ था ब्रैकेट में, इन्होंने यहाँ लिखा नहीं। जिंक का इतना है, इसका इतना है। सेल अभिक्रिया ये लिख दी हमने, और ई नॉट निकाल दिया सीधा, ई नॉट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये घटा दिया, वो आ गया आंसर।
ये आ गया 1.1 वोल्ट। अब बच्चे सोचते हैं कि सर आपने ई नॉट सेल निकाल दिया, ई सेल तो निकाला नहीं, 1.1 वोल्ट आया ये ई नॉट सेल है। और मैं कह रहा ई नॉट सेल तो है, ये ई सेल भी यही है। मतलब आप क्वेश्चन को यहीं तक कर गया हो, आप यहीं आंसर दे दोगे ना, तो ये बिल्कुल सही है। अब आगे भी सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। जैसे मान लो आप इस बड़े फार्मूले को लगा रहे हैं, इसे हर समीकरण वाले को इसे लगा रहे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का। तो ई नॉट सेल आपने कितना निकाला था, ये 1.1 वोल्ट, ये रख दिया 0.059 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो इस्तेमाल हुए जब 2 इकाई आवेश धन आवेश दिखाई दे रहा, लॉग एनोड अपॉन कैथोड, इसका कंसंट्रेशन भी एक दे रखा है, इसका भी, तो 1/1 तो log 1, और log 1 का मान कितना होता है log, भाई यहाँ यहाँ आप log 1/1 लिखोगे तो इसका मतलब log 1 है, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो 1.1 में से 0 गया तो 1.1 वोल्ट ही नहीं आया। तो मैं कह रहा था कि आंसर 1.1 वोल्ट ही आएगा। ऐसा आंसर तब आता है जब एनोड और कैथोड दोनों की सांद्रता एक जैसी हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने, जब इस क्वेश्चन को देखा आपने, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ भी नहीं दिया इन्होंने, यहाँ दिया, देखो यहाँ आप देख रहे हैं एनोड की सांद्रता 1 m है, कैथोड की भी 1 m है। यदि एनोड की 0.1 m होती और कैथोड की भी 0.1 m होती तो भी जो ई नॉट सेल आता है वही ई सेल आता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि फ्रेश लेक्चर में भी मैंने कई बार आपको ये बात समझाई है, बहुत ध्यान से समझाई है, बहुत बार बार समझाई है ये बात। आगे भी इस बात को नोट करोगे। जैसे इस क्वेश्चन को देख लो आप, इसमें भी कह रहे हैं कि आप ईएमएफ बता दो सेल का कितना है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सांद्रता 1 m और 1 m है, ये भी 1 m है, ये भी 1 m है ना। तो आप सीधा सवाल करो, सवाल में सीधा फार्मूला लगाओ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला, ये लगा दो, बस फार्मूला उत्तर आ जाएगा। बड़े वाला फार्मूला लगाओ तो भी यही उत्तर आएगा जो आएगा। और ई कैथोड माइनस ई एनोड दे ही रखे होंगे इन्होंने, कितने कितने हैं देखो, ये दे रखा है कैडमियम का और ये सिल्वर का, ठीक है, ये कैथोड है वो एनोड है। तो ईएमएफ निकालना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये लगा दिया 1.20 वोल्ट, यही आंसर आना हमारा फाइनल भी, ठीक है। यहाँ लिख दो ई नॉट सेल निकालना है आपने, और चाहिए हमें ई सेल। और आपको बताए ई सेल का फार्मूला ये होता है बड़े वाला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग एनोड बटे कैथोड। और ये आपने निकाल लिया, ये निकाल ला 1.20 वोल्ट, तो इसकी जगह तो 1.20, ये दोनों जोगे तो हैं, लॉग उसका कंसंट्रेशन भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा log 1, और log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान होता है 0। तो बताओ उतना ही नहीं आया क्या आंसर, यही तो था आंसर। तो यहाँ तक क्वेश्चन को हालांकि ले जाने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि कैथोड और एनोड की सांद्रता बराबर है, तो जो ई नॉट सेल का मान आएगा वही ई सेल का मान आएगा। यदि दोनों की सांद्रता बराबर होती है ना, तो ध्यान रखना ई सेल का मान ई नॉट सेल के बराबर ही होता है। और ई नॉट सेल आपको निकालना आता है, ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये जो नॉट का निशान हम 0 का लगाते हैं इसका मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तब निकलता है जब सांद्रता 1 मोलर हो, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, बताओ सेम नहीं है क्या क्वेश्चन। इसमें भी कह रहे ईएमएफ की गणना कीजिए, और मैं बार बार आपको कह रहा कि ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, कर लोगे इसे। मैं बार बार कह रहा कि ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। एक सेल का निरूपण उन्होंने दे रखा होगा, कैथोड एनोड की सांद्रता दे रखी होगी, कैथोड और एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट दे रखे होंगे, और पूछ रहे होंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभव माने ई सेल निकाल के दिखाओ कितना होगा। और वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जरूर जरूर आएगा एग्जाम में। देखो 25 डिग्री सी पर केसीएल के n/50 विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इतना मोह सेंटीमीटर, कप्पा दे दिया इन्होंने, कप्पा, और ये भी नॉर्मल था। सेल का प्रतिरोध दे दिया इन्होंने R,
तो सेल स्थिरांक यानी L अपॉन ए, जिसे आप जी स्टार कहते हो, ये पूछ रहे कितना होगा। तो इन्होंने विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा का मान तो दे दिया ये, और प्रतिरोध दे दिया उन्होंने इतना। फार्मूला पता, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए होता है, और एल अपॉन ए पूछ रहे तो कप्पा और आर की गुणा कर दो। तो कप्पा तो दिया इन्होंने इतना, 1/r दिया इन्होंने 400, सेल स्थिरांक पूछा, इनकी गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं क्वेश्चन में, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1 mH2SO4 विलयन की तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए। इन्होंने दिया मोलरता तो दे दी 1m, और तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ इन्होंने पूछ लिया। यदि इसकी विशिष्ट चालकता, ये दिया है कप्पा, और परमाणु भार दिया इसका 32 सल्फर का यहाँ, तो आपको कप्पा तो दे दिया इतना, नॉर्मलता पता है मोलरता गुणा क्षारकता के बराबर होती है। तो 1 mH2SO4 विलयन की नॉर्मलता निकालनी है, तो 1 गुणा 2 2, नॉर्मलता 2 होगी यदि मोलरता 1 है, क्योंकि 2 है ना इसमें H पॉजिटिव आयन। तो तुल्यांक की चालकता होती है कप्पा 1000 अपॉन n। तो कप्पा पता है 1000 लिखना ही है, नॉर्मलता आपने निकाल ली 2, कर दोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ये तो है मोलरता, कॉलम का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हम आयतन निकाल सकते हैं πr² से। विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध ये दे दिया R, इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब एक तो रोह पूछा है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालकता, अब चालकता इन्होंने क्या दिया भाई, चालकता कप्पा पूछा गया इन्होंने, कप्पा 2023 का क्वेश्चन है। और मोलर चालकता यानी लैम्डा m, ये चीज पूछी इन्होंने। अब देखो चलो कर लेंगे क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहली बात, चलो यहाँ तो कोई फायदा नहीं ऊपर उठाने का। सबसे पहले इन्होंने मोलरता दी 0.05, प्रतिरोध दिया इतना। यदि डायमीटर व्यास इतना है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, लंबाई 100 सेंटीमीटर है। रो निकालना है आपको, इस फार्मूले का पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन एल। R ये रख दिया मान R का, क्षेत्रफल πr² से निकाल लिया, एरिया बराबर πr², पाई का मान 3.14, और त्रिज्या 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3.14 इसलिए रखा हमने यहाँ A का मान। L लंबाई दी थी इन्होंने कितनी, 100 सेंटीमीटर लिख दिया हमने 100। कैलकुलेट करा तो हमारे पास रोह का मान ये आ गया, ये तो आ गया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जो सबसे पहली बात पूछी। उसके बाद इन्होंने पूछा था कप्पा, क्या पूछा था कप्पा। आपको पता है विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है 1/this, कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा। फिर है मोलर चालकता, कप्पा 1000 अपॉन m, m लिखा करो ना यहाँ, मोलर चालकता है, m तो दे रखा इन्होंने, मोलरता तो दे रखी, कप्पा हमने निकाल लिया, m इन्होंने दे रखा 1000, तो लिखना ही है, कर लोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2 बार समझ लो, पीछे हटा के एक बार और। ऐसा ही क्वेश्चन यह है, देखो 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध इतने ओम है, तथा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की प्रतिरोधकता इतने हो, तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.01 लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता इतने साइमन मीटर इनवर्स है। इस क्वेश्चन को भी आपको पक्का करके जाना है बिल्कुल। चलो अब देखो, सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी पढ़ा उससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। 0.10 मोल प्रति लीटर सांद्रता के 2025 में आया, एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध इतने ओम है, इसका व्यास देखो 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी सेंटीमीटर हो जाएगी, लंबाई वहाँ 100 सेंटीमीटर थी, यहाँ 50 सेंटीमीटर है,
इसकी प्रतिरोधकता यानी रोह बताना है, विशिष्ट प्रतिरोध चालकता यानी कप्पा बताना है, मोलर चालकता यानी लैम्डा एम बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 3 नंबर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? एनसीईआरटी 2019। ये सवाल मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको कराया था प्रेस लेक्चर में। देखो इन्होंने कहा 1 मोल Al ट्रिपल पॉजिटिव को Al में बदलना है। तो आपको पता है Al ट्रिपल पॉजिटिव को Al में बदलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आवेश चाहिए 3 फैराडे। तो 3 गुणा 96,500 गुलाम, ये आ गया आपका आंसर। 1 मोल MnO4 को Mn में बदलना है। और भी कुछ था, ये रहा 1 मोल Cu पॉजिटिव को Cu में बदलना है। तो Cu पॉजिटिव को Cu में बदलने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आवेश 2 फैराडे चाहिए। तो 2 फैराडे जब आवेश चाहिए तो 2 गुणा 96,500 गुलाम, 2 से गुणा कर दो, इतने गुलाम। 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn डबल पॉजिटिव में बदलना है। तो MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 आती है, निकाल के देख लेना। और यहाँ Mn की +2 है, तो +7 से +2 का मतलब कितने? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो तभी तो +7 +2 में बदलेगा। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराडे आवेश चाहिए। 5 गुणा 96,500 गुलाम, इतने फैराडे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन है 2Ce4 पॉजिटिव प्लस CO इज इक्वल टू Ce3 पॉजिटिव प्लस CO डबल पॉजिटिव के लिए E0 का मान ज्ञात कीजिए। लोगे इसे तो ये सेम क्वेश्चन वही आ गया। देखना जरा, इसके लिए नर्स्ट समीकरण लिख दोगे क्या? और EMF निकाल दोगे इसका, ई सेल आ गया वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक परीक्षा में आएगा जरूर आपके। तो उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर आपके समझ में आया होगा जरूर। और इतना ही हमें आज पढ़ना था, और हमने दूसरे चैप्टर का रिवीजन पूरा कर लिया। आपको पता चल गया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, कल को मैं तीसरा चैप्टर यानी तीसरा यूनिट का रिवीजन लेकर आऊँगा, और उसे कोशिश करेंगे हम 1 या 2 लेक्चर में ही पूरे रिवीजन को करने की। बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने के साथ साथ उनका रिवीजन भी करते रहो। अभी हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन की तरफ फोकस रखो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय।